हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो टाइम सेट कर लीजिए, t इज इक्वल टू 0 और अगले 8 मंथ्स के लिए 8 मंथ्स में हम पूरी एनसीईआरटी को विद एग्जांपल्स, विद थ्योरी एंड विद एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम डीप में जाकर पढ़ना है। ठीक है, एक बार आपने एनसीईआरटी को डीपली पढ़ लिया ना, तो फिर एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर मतलब आपको इतनी टेंशन होने वाली नहीं है। एनसीईआरटी में जिन कॉन्सेप्ट को नहीं दिया है उनको बेटा मैं आप लोगों को मतलब बढ़िया तरीके से कराऊंगा, क्योंकि कुछ देखो मैं यही कहूँगा कि भाई पूरे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। वो तो मैं अब क्या एग्जांपल दूं आपके सामने, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में वो सब आपको क्लियर होती जाएंगी बातें कि कौन से इसमें कंसेप्ट दिए हैं और कौन से यहाँ पे मिसिंग है। तो वो मिसिंग भी हम यहाँ पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी मैंने कहा पूरी पढ़नी है और उससे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ से एनसीईआरटी कंप्लीट लाइन बाय लाइन और एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा कंसेप्ट ये हमें पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए कहीं पे ज़रूरत होती है। ठीक, उनको यहाँ हम एक्स्ट्रा गैलरी के नाम से पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा गैलरी, एक्स्ट्रा गैलरी अपने अलग से मैं बताऊंगा आपको। पहले एनसीईआरटी के कंसेप्ट हम कंप्लीट करेंगे, उन्हें कंप्लीट करने के बाद उनके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह, और बीच में कहीं पे भी जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि एक्स्ट्रा गैलरी बताने की ज़रूरत है, वो एक्स्ट्रा गैलरी का मतलब होगा उसके अंदर एनसीईआरटी से अलग कंसेप्ट होंगे, तो उसके नाम से हम पढ़ेंगे बच्चों। अब सीधी बात बोले ना तो हमें एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला चैप्टर लेक्चर नंबर 1 ट्वेल्थ मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। इसे स्टार्ट करने में एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि आप 11th में ज़्यादातर बच्चे पढ़ के तो आते हैं, लेकिन कुछ मान लीजिए पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर नहीं भी करके आते, और कुछ जो करके आते हैं वो भूल जा रहे हैं। तो उनको याद दिलाने के लिए कुछ बातें मुझे आपको रिकॉल करानी पड़ेंगी जो 11th की हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर और रिलेशन क्या था वहाँ पे हमने थोड़ा सा पढ़ा था, और 12th वाला जो है वो आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन वो सब 12th में है। मतलब सीधी सी बात करें तो रिलेशन की एग्जाम्पल्स, रिलेशन के बारे में डेफिनेशंस वो 11th में है, और फिर रिलेशन के टाइप्स के एग्जाम्पल जाके 12th में है। तो पहले थोड़ा सा वो बस याद करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रिलेशन के ऊपर रहेगा कि रिलेशन क्या है, कैसे बनता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो ही सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बता दूं रिलेशन और फंक्शन में खासियत क्या है। रिलेशन और फंक्शन हमने 11th में भी पढ़ा था, और वहाँ पर भी हमने रिलेशन को समझा था। तो वहाँ पर रिलेशन हमने ना प्रॉपर नहीं पढ़ा था। प्रॉपर से मतलब हुआ पूरा नहीं पढ़ा था, कंप्लीट। सिर्फ ये पता किया था रिलेशन क्या होता है। वो तो हम आज भी पता करेंगे कि रिलेशन क्या होता है दोबारा से, क्योंकि 11th की बहुत सारी बातें आपको याद नहीं होंगी, मुझे पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 11th खराब हो चुकी होती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा बच्चों ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। रिलेशन सीखने से पहले ऑर्डर्ड पेयर को हमें समझना पड़ेगा। तो हेडिंग लगाएंगे आप अगर आप तरीके से हेडिंग लगाते हुए पूरा का पूरा लिखते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर मैंने बताया ना आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको एक एक चीज़ एक एक
एक एक कंसेप्ट मैं पढ़ा दूंगा। चलो शुरू करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। और मैंने कहा ना खुशी खुशी काम करो, तो शुरू हो जाओ। ऑर्डर्ड पेयर की काम बात करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है कि आपके पास दो एलिमेंट का एक पेयर बनाया जाता है जिसको एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जैसे एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया आपने ए कॉमा बी, उनके बीच में कॉमा लगाया जाता है, उनको कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट में जो कॉमे में पहला एलिमेंट आता है उसको बोलते हैं प्री इमेज, और बाद वाले को बोलते हैं इमेज। ठीक है, और इनका जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया, ए और बी को कॉमा लगा के आपने सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, इसको पूरे को बोलते हो आप ऑर्डर्ड पेयर। इसको पूरे को कंप्लीट को बोलते हो ऑर्डर्ड पेयर। देखो पेयर है ना, यहाँ आपके पास दो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, दो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर होता है ये। ठीक, इसको ना डपलेट भी बोलते हैं, डपलेट भी बोलते हैं, डपलेट। ठीक, ऐसे ही ट्रिपलेट होगा तो उसमें तीन होंगे, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको कहते हैं ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। याद रखना एक बात, ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन और डपलेट का मतलब होता है दो। ठीक है, अब इसमें ये जो वर्ड लगा है ना ऑर्डर्ड, इसका एक बहुत अच्छा सा मीनिंग है। ऑर्डर्ड का मतलब है कि ये ऑर्डर में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप बी को पहले लिख दो या सी को उसके बाद लिखो या सबसे बाद में ए को लिख दो, नहीं, इनका अपना एक ऑर्डर है। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा और सी आएगा, तो इसी ऑर्डर में ये लिखे जाएंगे। अब ये ऑर्डर सेट कौन करता है? ये ऑर्डर सेट करेगी जिस तरह से आपको इनको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। 11th में जैसा आपने पढ़ा है कि आप किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को भी बनाते हो, ठीक है, वो मैं आपको याद दिलाऊंगा यहाँ पर कि किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर्ड पेयर सर क्यों बनाए जाते हैं? देखो, जब भी हमें कोई भी दो एलिमेंट का आपस में एक रिलेशन दिखाना है कि ए बी के साथ रिलेटेड है, ए बी के साथ लिंक कर रहा है, ए का बी के साथ कुछ लिंक है, तो वहां पे हम लिखेंगे ए कॉमा बी और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो वो बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो ऐसे ही दो एलिमेंट को हमें ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, ऐसे ही दो एलिमेंट को हमें ब्रैकेट के अंदर बंद करना है जिनके बीच में एक लिंक बनता है। ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर हम तभी बना पाते हैं। अब आपने 11th में सीखा है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी क्या होती है? देखो बच्चों, अगर A1 कॉमा B1 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये बराबर है किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के A2 कॉमा B2 के, तो वो केवल तभी होगा जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होते हैं? मान लीजिए जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी पहला एलिमेंट, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो A1 इक्वल्स टू A2 एंड ऐसे ही दूसरा पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी दूसरा एलिमेंट, ये भी आपस में इक्वल होगा। इनको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इसमें भी हमने पहला एलिमेंट लिया है तो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में भी पहला ही एलिमेंट लिया है। ऐसे ही जब दूसरा एलिमेंट लिया है ऑर्डर्ड पेयर में तो फिर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में भी दूसरा ही एलिमेंट लिया, इनको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होंगे जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, अब बात आती है ऑर्डर्ड पेयर का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैसे? कोई भी दो क्वांटिटी है जिनके बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं, जैसे मेरी शर्ट है, ठीक है, और मैं उसको कहता हूं कि मेरी शर्ट जो है वो ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की है।
ठीक है ना। तो शर्ट और ब्लू, मेरी शर्ट ब्लू कलर की है, तो शर्ट के और ब्लू के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, एक लिंक बन जाता है, क्योंकि वो मेरी शर्ट ब्लू कलर की है। ठीक है, तो शर्ट कॉमा ब्लू, ये मेरे लिए एक रिलेशन, काम का रिलेशन है, क्योंकि मेरी शर्ट तो ब्लू कलर की है ना। औरों के लिए हो सकता है कि उनकी शर्ट ब्लैक कलर की हो, तो उनके लिए शर्ट का ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, या कहिए शर्ट का ब्लैक के साथ एक कनेक्शन बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे जब भी हमें दो क्वांटिटी को एक रिलेट करना है किसी भी रिलेशन से, वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे चेयर, मैं आपसे कहूँ कि मेरे ऑफिस में पड़ी हुई चेयर जो है वो ब्लैक कलर की है या रेड कलर की है, तो चेयर का ब्लैक कलर के साथ बन गया। अब कलर की बात नहीं करते, यही चीज़ आप नंबर्स में भी देख सकते हैं। नंबर्स में किस तरह से देखते हो यही चीज़ें, कि नंबर्स आपस में रिलेट करें, ऑर्डर्ड पेयर बने। तो मैं अगर कहूँ आपसे कि जैसे 2 जो है वो आपका किसी नंबर 3 से बिलोंग कर रहा है, 3 से रिलेट कर रहा है, वो किसी भी तरह से रिलेट कर सकता है। जैसे 2 जो है वो 3 से छोटा है, ये भी तो एक रिलेशन बन सकता है ना, कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो इनके बीच में एक कनेक्शन बन गया ये। तो जब भी मुझे 2 और 3 को रिलेट कराना है, 2 और 3 को रिलेट कराना है, तो ऑर्डर्ड पेयर बना देना। यही ऑर्डर्ड पेयर बच्चों हमारे पास रिलेशन बनाने के काम आएंगे। तो फिर से समझ लीजिए, रिलेशन बनाने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने जरूरी होते हैं। फिर हमें यह देखना होता है कि किसका रिलेशन किससे बन रहा है, उनके ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हेडिंग लगाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कोई भी सेट्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो ध्यान दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए मेरे पास एक सेट है, सेट तो पढ़ रखे हैं, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं ए और बी, और बी भी मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट हैं 1 और 2। ठीक बच्चों, अब यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है उसे हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। 11th में आप पढ़ के आए हो, मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले ए का एलिमेंट ले लो, पहला एलिमेंट है ए सर, और बी का भी पहला एलिमेंट ले लो, कॉमा 1। तो ए का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, ए का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। ठीक है, फिर कॉमा, ऐसे ही ए का फिर 2 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बना। ये याद रखना कि आपका ए क्रॉस बी निकालना है आपको, तो पहला एलिमेंट ए का होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी करना है, तो पहला एलिमेंट ए सेट से लेना है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, और दूसरा एलिमेंट बी सेट से लेना है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर है आपका वो इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। अभी देखो ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहला एलिमेंट हमेशा ए सेट से उठाया जाएगा और दूसरा एलिमेंट बी सेट से उठाया जाएगा। तो करो शुरू, ए सेट का पहला एलिमेंट ले लिया ए, और उसका रिलेशन ले लिया 1 के साथ, क्योंकि वो बी का एलिमेंट है। तो ए का रिलेशन 1 के साथ, फिर ए का रिलेशन 2 के साथ, फिर सारे के सारे एलिमेंट लो इसी तरीके से। ऐसे ही बी जो है वो ए का एलिमेंट है, तो बी का रिलेशन 1 के साथ, और फिर बी का रिलेशन बच्चों 2 के साथ। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सर अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो इस बार पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए। चलो बनाओ, तो बी का एलिमेंट, तो बी का एलिमेंट है सर 1 और 1 का रिलेशन किससे, ए से। सर 1 का रिलेशन फिर बी से भी बनाओ, 1 का रिलेशन बी से, फिर सर 1 का रिलेशन हो गया। चलो अब 2 का रिलेशन बनाओ, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट है सबका सबसे रिलेशन बनाना है, तो फिर 2 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन ए से, और फिर 2 का रिलेशन बच्चों बी से। ये आपको इस तरीके से बी क्रॉस ए भी बनाना है। अगर सर हमसे वो बोलता है कि ए क्रॉस ए ही बनाओ, तो मतलब ए
पहला एलिमेंट भी ए का एंड दूसरा एलिमेंट भी ए का। तो ए को पहला एलिमेंट ए का लोगे तो ए का रिलेशन ए से ही बनाओ, क्योंकि इस बार ए को दोबारा लिख लो, आप चाहो तो ए को दोबारा लिख सकते हो इस तरीके से। तो अब देखो पहले एलिमेंट ए और दूसरा एलिमेंट भी ए से ही लेना है, तो ए का ए से बना दिया, फिर ए का बी से बना दो, फिर बी का ए से बना दो और बी का बी से बना दो। तो ए का ए से, फिर ए का बी से, फिर बी का ए से, बी का ए से और फिर बी का बी से। ठीक है, तो ये बच्चों ए क्रॉस ए निकालने का तरीका हो गया। ऐसे बी क्रॉस बी निकालना है तो बी को भी आपको पहला एलिमेंट भी बी का, दूसरा एलिमेंट भी बी का, तो ये आ जाएगा बी 1,2 दोबारा लिख के, पहला एलिमेंट बी का और दूसरा एलिमेंट भी बी का, तो 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 1 से और फिर 2 का 2 से, 2 का 2 से। ये बच्चों आपका तरीका है बी क्रॉस बी बनाने। तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने के तरीके हो गए। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है दो सेट की मल्टीप्लाई। बेसिकली ये मल्टीप्लाई वर्ड जो है आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि दो सेट की मल्टीप्लाई नहीं होती है, उसको बस कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बोलते हैं। वो बेसिकली होता क्या है कि ए क्रॉस बी अगर आपको बनाना है तो उसका मतलब है कि पहला एलिमेंट ए का लो, दूसरा एलिमेंट ए और बी का लो और एक ऑर्डर्ड पेयर बना दो। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट को ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जितने भी उसमें ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें पॉसिबल हैं। इसी तरह से हम ट्रिपलेट की भी बात करते हैं। अच्छा, ये सारे डपलेट है, ऑर्डर्ड पेयर है। अगर सर हम ए क्रॉस ए की बात करें, जो कि ये सब हमने 11th में पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी ही करूँगा, मतलब इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमको, बस इसके बारे में समझना है ताकि हम रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन को समझ पाएँ। चलो अब बात करेंगे यहाँ से ए क्रॉस ए, मतलब पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट भी ए का और तीसरा एलिमेंट भी बच्चों ए का। चलो तो ए को 3 बार लिख लो, या एक काम करो, ए क्रॉस ए जब आप निकालते हो ना ये वाला, तो पहले को मानो कि ए क्रॉस ए का एलिमेंट लेना है और फिर ए का लेना है। तो ए क्रॉस ए का एलिमेंट कौन है? ए और ए का पहला एलिमेंट तो ए, तो ए कॉमा ए, ये बन गया पहला ट्रिपलेट। फिर ऐसे इसका दूसरा ए बी ए, फिर ए क्रॉस ए का तीसरा एलिमेंट लो, ए क्रॉस ए का, पहले ए क्रॉस ए को एक सेट मान के और ए के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, वही बताया मैंने। तो बी कॉमा ए और उसका ए का पहले एलिमेंट, तो बी ए बन गया। अब ऐसे ही ये लास्ट बी ए, क्लास सी बन गई ना, बी ए कर दिया। ऐसे पूछते हैं ना तुमने क्या कर रहे हो आजकल, बी ए कर रहा हूँ, वही है। चलो फिर ऐसे ही इसमें फिर से शुरू हो जाओ, पहला एलिमेंट अब बी के साथ इसकी कॉरस्पॉन्डेंस लेके आओ, बी के साथ इसको रिलेट करो, तो ए बी, तो ए बी, फिर से लेके आओ, फिर ए बी, ठीक है ना बच्चों। फिर ए बी के बाद बी ए बी, फिर उसके बाद बी, तो बी। टोटल इसमें जो है वो कितने एलिमेंट होने चाहिए? तो कितने हैं इसके अंदर? 4। ए क्रॉस ए के अंदर 4 है और ए के अंदर 2 है, तो 4 × 2 8 होने चाहिए। यह आपने सीखा हुआ है, समझा हुआ है वहाँ पर कि एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, NAB का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी सेट, और वो कितने के इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखो सोचो, ए क्रॉस ए निकालना है या ए क्रॉस बी निकालना है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं। ए क्रॉस बी तो ये निकाला था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए थे? 1 2 3 और 4, पूरा एक एलिमेंट होता है।
ठीक है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट, तो 1 2 3 4 4 है। देखो आप 4 ही आ रहे हैं क्या, तो ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हो आप। ए के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ए के अंदर एलिमेंट है 2, इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी के अंदर एलिमेंट है 2, तो 2 इंटू 2 4, इसका मतलब ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट होंगे 4। तो ये सब आपने सीख रखा है, ये सब 11th की बातें थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अभी 11th की थोड़ी सी बात और रह गई, वो है रिलेशन के बारे में। मैं चाहता हूँ आपको रिलेशन याद दिलाऊं कि रिलेशन क्या होता था इन मैथमेटिक्स। तो हेडिंग लगाते हैं रिलेशंस। अभी तक हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ लिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा है। तो अब समझते हैं रिलेशन क्या होते हैं। देखिए, रिलेशन का मतलब होता है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए और एक है बी, तो इनके बीच में एक लिंक बनता है, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। अब वो लिंक किसी भी तरीके का हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी कोई भी हो सकते हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है आपका कि ऑब्जेक्ट जो है आपके लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, उनके बीच में एक जो लिंक बनता है उसी को रिलेशन कहते हैं। अब जब उन दोनों के बीच में लिंक बन जाता है तो उसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में रिलेशन को हम ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ए का बी के साथ लिंक है, या कहिए ए का बी के साथ रिलेशन है, तो हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको ऑर्डर्ड पेयर से शो करते हैं। आपको पता है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, दो एलिमेंट होते हैं, कोमे से उनको बीच में कोमा लगाया जाता है, ब्रैकेट में बंद किया जाता है, और इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो बस यही आपको याद रखना है कि जब भी दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में लिंक बना है तो उसको आप ऑर्डर्ड पेयर से दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि रिलेशन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। देखो बच्चों, रिलेशन आप अपने चारों तरफ देखते हो, आपके चारों तरफ रिलेशन ही रिलेशन है। अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो मतलब हम अपने चारों तरफ, हम इंसान हैं और हम अपने चारों तरफ कुछ रिलेशन देखते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, तो जैसे हम रिलेशन देखते हैं फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, टीचर, ये सब रिलेशंस हैं, टीचर एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन हम अपने चारों तरफ देखते हैं। इस टाइप के रिलेशन हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अब ये रिलेशन कैसे दिखाई देते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि राहुल एक लड़का है, एक बॉय है, और वो राजू का भाई है। राजू का भाई है, तो इसका मतलब राहुल का रिलेशन राजू से है। राहुल राजू का भाई है, तो मतलब अगर राहुल से पूछा जाए आप राजू के क्या लगते हैं, तो राहुल बोलेगा मैं राजू का भाई हूं। तो यहां पे रिलेशन किसका बना, ब्रदर का। ठीक है ना। अभी आप ये भी याद रखिएगा कि रिलेशन जो ये वर्ड है, ये जो रिलेशन है, ये डायरेक्शनल होता है। मतलब राहुल से पूछा राजू के बारे में तो उसने कहा कि मैं उसका ब्रदर हूं। अगर हम राजू से पूछें राहुल के बारे में तो राजू से राहुल की तरफ रिलेशन बनेगा। अभी बना था ये रिलेशन राहुल से राजू की तरफ। तो राहुल से पूछा गया आप राजू के क्या लगते हैं, तो उसने कहा मैं ब्रदर हूं, मेरा रिलेशन ब्रदर का है। राजू से पूछा गया तो उसने भी यही बोला कि ब्रदर है। ठीक है ना। तो ये रिलेशन जो है वो दोनों तरफ से एक जैसा है, लेकिन हर बार एक जैसा नहीं होगा। मान लीजिए रानी से पूछा गया राजू के बारे में, रानी से पूछा गया राजू के बारे में कि आप राजू की क्या लगती है, उसने कहा मैं राजू की सिस्टर हूं। इस टाइप का एकदम। तो देखो, रानी से राजू की तरफ रिलेशन बनाया तो रानी राजू की सिस्टर है।
लेकिन राजू से रानी की तरफ अगर रिवर्स रिलेशन बनाएंगे, उल्टा रिलेशन बनाएंगे वापस, तो राजू से पूछा जाएगा कि आप रानी के क्या लगते हैं, तो वो बोलेगा ब्रदर हूं मैं। तो ये रिलेशन हम कह सकते हैं कि डायरेक्शनल है। रानी से राजू की तरफ ये रिलेशन सिस्टर का है, तो राजू से रानी की तरफ ये रिलेशन ब्रदर का है। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो इस टाइप के रिलेशन होते हैं। तो इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जब भी हम किसी रिलेशन को देखते हैं, मान लीजिए हम ए से बी पर देखते हैं, तो रिलेशन आपका R1 है। हो सकता है कि बी से ए पर वापस उल्टा, इधर बी है इधर ए है, बी से ए की तरफ ये रिलेशन बदल जाए। कभी कभी ये इक्वल भी रह सकता है और कभी कभी ये बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन जो है वो एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। ए से बी की तरफ कुछ और हो सकता है और बी से ए की तरफ बच्चों कुछ और हो सकता है। ये तो हो गई रिलेशन की बात ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अभी ये रिलेशन आपको नॉन लिविंग थिंग्स में भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिलेशन, मैंने कहा कि रिलेशन आप अपने चारों तरफ देखते हो, नॉन लिविंग थिंग्स में भी रिलेशन हो सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स, ये पॉइंट याद रखना है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकता है। ह्यूमन बीइंग्स में तो हम देखते ही हैं रिलेशन अपने चारों तरफ। नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे? जैसे मान लीजिए एक चेयर है, चेयर 1 और दूसरी चेयर है चेयर 2, चेयर 2। इन दोनों के बीच में कनेक्शन है कि ये सेम कलर की है, सेम कलर, तो ये रिलेशन हुआ। सेम कलर क्या है? इन दोनों के बीच का रिलेशन है। चेयर 1 चेयर 2 दोनों सेम कलर की हैं, तो ये हुआ उनके बीच में रिलेशन। और नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच में भी हो सकता है। मान लीजिए एक आदमी बैठा है, वो आदमी राजू को ही समझ लीजिए आप, राजू चेयर पे बैठा है तो राजू का चेयर से कनेक्शन है, वो भी हम देख सकते हैं। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि वो लिविंग होने ज़रूरी है या नॉन लिविंग होने ज़रूरी है, या एक लिविंग या एक नॉन लिविंग होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब यही चीज़ आप मैथ्स में देखते हो, तो मैथ्स में आप नंबर्स के बीच में भी देखते हो। जैसे m का n के साथ कनेक्शन है, m का रिलेशन n से है, m इज लेस देन n, m कोई नंबर है और वो n से छोटा है, तो m का n के साथ रिलेशन हुआ। तो क्या मैं इसको m, n से ऑर्डर्ड पेयर बना के भी दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। m, n लगा के आपने दिखाया कि m का n के साथ रिलेशन है। वो रिलेशन आप ऊपर लिखोगे, या ये कह लीजिए कि वो रिलेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, रिलेशन आपको बताना पड़ेगा कि वो रिलेशन है क्या। तो नंबर्स के बीच में रिलेशन हो सकता है। m इज ग्रेटर देन n, ये भी एक रिलेशन बनता है, ठीक है। m एंड n, इस तरीके का रिलेशन भी हो सकता है। m एंड n आर इवन नंबर्स, m और n इवन नंबर्स हैं, ये भी रिलेशन हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे दो लाइंस के बीच में रिलेशन हो सकता है, लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल। क्या पता दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में, तो उनके बीच में रिलेशन है। तो L1 का L2 के साथ रिलेशन दिखाएंगे तो L1, L2 ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, L1, L2। ऐसे ही दो ट्राइंगल्स के बीच में रिलेशन होता है, ट्राइंगल T1 डेल्टा T1, ट्राइंगल T1 बोल रहा हूं मैं इसको, तो ट्राइंगल T1 एंड T2 आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके बीच में रिलेशन है। या दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं तब उनके बीच में रिलेशन है। तो इस तरीके से आप रिलेशन को दिखाते हैं, ठीक। अच्छा, इन सारे रिलेशंस में आपको एक बात कॉमन नजर आ रही होगी, जब भी रिलेशन होगा तो दो क्वांटिटी के बीच में होगा। तो इसका मतलब यहां से एक बात नोट करके निकल के आई कि जब भी रिलेशन बनता है तो उसमें दो क्वांटिटी होती है। तो आप ये बात लिख सकते हैं, एवरी रिलेशन हैज पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का पेयर है, और वो भी एक
सर्टेन ऑर्डर में, इन सर्टेन ऑर्डर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हर एक रिलेशन जो होता है उसके जो रिलेशन पाया जाता है, ये कह लीजिए हर एक रिलेशन जो होता है वो एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से। मतलब उसमें दो ऑब्जेक्ट होने जरूरी। एक अकेला ऑब्जेक्ट होगा तो अकेले ऑब्जेक्ट का रिलेशन नहीं बनेगा, अकेले ऑब्जेक्ट का रिलेशन नहीं बनेगा, उसके लिए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट होना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे रिलेशन होगा। बोलो समझ में आ गई कि नहीं बात? चलो, आई थिंक यहां तक आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या है। अब बात करते हैं रिलेशन की डेफिनेशन की। तो मैं इसको हटा देता हूं और रिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। अब बात करेंगे रिलेशन की डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है रिलेशन की? तो रिलेशन की डेफिनेशन होती है ए रिलेशन आर from a non-empty set, from a non-empty set A to non-empty set B। मतलब एक रिलेशन जो है R वो नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट B पर डिफाइन होता है, B पर डिफाइन होता है या B पर बनाया जाता है। इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो कोई भी रिलेशन जो होता है अगर वो A से B पर है तो वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये जो R रिलेशन होता है, ये डेफिनेशन ये कहती है कि R रिलेशन जो होता है वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होगा। सबसेट के लिए आपको पता है क्या लगाते हो आप, ये सबसेट का साइन है और ये नीचे इक्वल लगा हुआ है, तो मतलब वो सबसेट R जो है A क्रॉस B के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा सेट भी हो सकता है। सबसेट को क्या बोलते हैं? छोटा सेट, A क्रॉस B से छोटा सेट। तो R जो है A क्रॉस B का सबसेट हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए A एक सेट है जिसके अंदर A, B और C तीन एलिमेंट हैं। A एक सेट है और उसके अंदर तीन एलिमेंट हैं। B एक सेट है, उसके अंदर मान लीजिए मैंने तीन चार नाम लिख लिए, जैसे एक नाम लिख दिया अलीशा, ठीक है, एक नाम लिख लिया बबीता या बेबी लिख लो, बेबी एक ही बात है यार। और C में एक नाम लिख दिया मैंने चंदन, ठीक है, और एक नाम लिख दिया मैंने बबलू। इस तरीके के कुछ नाम लिख लिए मैंने। पहले इन दोनों का A क्रॉस B बताइए क्या होगा। A क्रॉस B मतलब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाते थे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को याद करो क्या होता था। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता था A क्रॉस B निकालना है तो हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाने पड़ेंगे जिनमें पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट B का होगा। तो A का पहला एलिमेंट A है सर और B का पहला एलिमेंट अलीशा, तो A का रिलेशन अलीशा से हो गया या A का ऑर्डर्ड पेयर अलीशा के साथ आ गया, ठीक है। फिर A का बेबी के साथ भी बनेगा, आपको तो पता है ना। A का B के साथ, बेबी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर A का चंदन के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया, चंदन के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर A का बबलू के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट को लेके दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना होगा। तो पहले एक A सेट का जो पहला एलिमेंट है A, उसके साथ मैंने सबका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, अलीशा के साथ, बेबी के साथ, चंदन के साथ। तो A का अलीशा से, A का बेबी से, A का चंदन से, A का बबलू से, A का बबलू से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से फिर ऐसे ही इसका दूसरा वो ले लो B का, तो B का अलीशा से, फिर अब इस बार B का एलिमेंट लेके और उसका फिर अलीशा से, फिर B का बेबी से, फिर B का चंदन से, फिर B का बबलू से। तो B का ले लो अलीशा से,
फिर बी का ले लो बेबी से, ठीक है। जितने ऑर्डर्ड, जितने पेयर पॉसिबल हैं सारे आते हैं ए क्रॉस बी के अंदर। ए का पहले इन चारों से होगा, फिर बी का इन चारों से होगा, फिर सी का इन चारों से होगा, बी के सारे एलिमेंट्स। तो बी का बेबी से हो गया, फिर बी का चंदन से हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही बी का बबलू से हो गया, फिर बच्चों बी का हो गया, बी का तो सबसे। अब सी का बना लो, सी का सबसे आएगा एक एक बार, तो सी का अलीशा से, ठीक है। फिर सी का बेबी से, ठीक है। फिर सी का चंदन से, ठीक है। फिर सी का बबलू से। तो ये बच्चों इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, ए का और बी का। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने बन गया। अब क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद? आपको पता है कि जो रिलेशन होता है ना आर, ठीक, वो रिलेशन ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। मतलब इसी ए क्रॉस बी में से कुछ एलिमेंट निकालेंगे और वो एलिमेंट हम आर के अंदर डाल देंगे, तो रिलेशन तैयार हो जाएगा हमारा। अब बात आती है रिलेशन की। कुछ रिलेशन आपको दिया तो जाएगा ना, कुछ कहा तो जाएगा आपसे कि रिलेशन है क्या। तो मान लीजिए रिलेशन आपको डिफाइन करके दे रखा है, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं कि क्या दे रखा है। तो रिलेशन आर जो दिया है वो x का y के साथ रिलेशन है सच दैट, कैसे पढ़ेंगे इसको, x कोमा y का ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब है x का y के साथ रिलेशन है सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ y, ठीक है। जहां x जो एलिमेंट है वो a का जनरल एलिमेंट है कोई, और y जो एलिमेंट है वो b का एलिमेंट है, तो ये रिलेशन आपको इस तरह से दिया जाएगा। ये बच्चों रिलेशन को लिखने का मेथड है, ये समझना बात को। ये रिलेशन को लिखने का पहला मेथड आया आपके सामने, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर से लिखने का इसका तरीका। अब सेट बिल्डर की पहचान बताता हूं आपको। ये लगे होंगे कॉलन, पहले x कोमा y एक पेयर बना होगा, या ये कह लीजिए ऑर्डर्ड पेयर बना होगा, फिर कॉलन लगे होंगे और उसके बाद स्टेटमेंट लिखा होगा। जो रिलेशन है वो ये होता है, ये जो स्टेटमेंट है ना ये यहां से यहां तक, ये बेसिकली रिलेशन बताता है आपको ये रिलेशन है क्या, ये रिलेशन बताता है आपको। तो x का रिलेशन y से है, और x कौन है, x a का एलिमेंट है, कोई भी a का जनरल एलिमेंट। देखो ये लिखा है ना x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a का मतलब समझते हो, x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब होता है x a सेट का एलिमेंट है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, x जो है वो a सेट का एलिमेंट है। और y बिलोंग्स टू b लिखा है, ये देखो ये लिखा है y बिलोंग्स टू b, तो y b सेट का एलिमेंट है। तो देखना जरा, a सेट के एलिमेंट ये 3 है, तो उनमें से इन तीनों में से x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इन तीनों में से x की वैल्यू कुछ हो सकती है। और y जो है b सेट का एलिमेंट है, तो y की वैल्यू इन चारों नेम में से कुछ भी हो सकती है। y की वैल्यू अलीशा भी हो सकती है, y की वैल्यू बेबी हुई हो सकती है, y की वैल्यू चंदन हो सकती है, y की वैल्यू बबलू हो सकती है। तो हम जनरल वैल्यू ले लेते हैं। ऐसे ही a सेट के अंदर a b c, तो x की वैल्यू a हो सकती है, x की वैल्यू b हो सकती है, x की वैल्यू c हो सकती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे देखो रिलेशन ध्यान से पढ़ो, रिलेशन क्या दिया है, x का मतलब a b c में से कुछ भी, इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, y क्या है, इन चारों नेम में से कुछ भी हो सकता है y। तो इन चारों नेम में से, या ये कह लो y जो नेम है उनका पहला लेटर x होना चाहिए। ऐसे x और y के बीच में कनेक्शन है जिनका पहला लेटर x है। मतलब सीधी सी बात अगर मैं बनाऊं तो इसका मतलब तो सर a का कनेक्शन होगा अलीशा से, क्योंकि अलीशा का पहला लेटर a है, तो a का कनेक्शन हो गया अलीशा से। हाँ सर, फिर a का कनेक्शन और किसी से तो नहीं बनता, नहीं। ऐसे b का कनेक्शन अगर ढूंढोगे तो b का कनेक्शन बेबी से हो गया, क्योंकि बेबी का पहला लेटर b है।
और बबलू से हो गया, तो बी का कनेक्शन 2 से है, बेबी से और बबलू से। ऐसे ही सी का कनेक्शन किस किस से है, देखो सी का, तो सी का कनेक्शन चंदन से है। तो अब इस बात का मतलब ये हुआ कि रिलेशन आर यहाँ पे हमें पता चल गया क्या है। ए का रिलेशन अलीशा से है, तो ए और अलीशा इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दो, ऑर्डर्ड पेयर बना दो। ए का रिलेशन अलीशा से है। अब बी का रिलेशन बेबी से है, तो बी का रिलेशन बेबी से है बच्चों। फिर बी का रिलेशन बबलू से भी है, तो बी का रिलेशन बबलू से भी है। फिर सी का रिलेशन चंदन से है, सी का रिलेशन चंदन से। तो इस तरीके से इस रिलेशन के अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर आए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आए। ये बच्चों रिलेशन आपका, ये रिलेशन हो गया आपका, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन के अंदर ये 4 एलिमेंट हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये रिलेशन को दिखाने का एक तरीका, तो ये भी तो यही स्टेटमेंट बोल रहा था ना, बात तो वही है ना। ऊपर इस तरीके से लिख लो रिलेशन को, या भाई इसको खोल के सारे एलिमेंट लिख लो इसके। जब आप खोल के सारे एलिमेंट लिख देते हैं रिलेशन के, तो तब इस मेथड को बोलते हैं रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रिलेशन को दिखाने का पहला मेथड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड को लिखने का अपना एक सिंटेक्स होता है। पहले x, y ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा, फिर उनकी प्रॉपर्टी कोलन लगा के उनके बीच में क्या कनेक्शन है वो स्टेटमेंट के जरिए लिखा जाएगा। फिर x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है, इस तरीके से लिखा जाए। अब ध्यान ये भी देना आप, ये जो रिलेशन है r, ये रिलेशन a से b पर मैप हो रहा है, ठीक है ना। b से a पर हो सकता है अलग हो कुछ, लेकिन a से b पे हमने ये रिलेशन दिया है। तो ये रिलेशन जो है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, r जो मैप कर रहा है वो a सेट से b सेट पे कर रहा है, ठीक है। ये तरीका है रिलेशन को डिफाइन करने का। तो एक रिलेशन को दिखाने का पहला तरीका हो गया सेट बिल्डर मेथड, और दूसरा तरीका हो गया बच्चों रोस्टर मेथड। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, पहले इसको हटाता हूं फिर बताता हूं। अब इसका बच्चों तीसरा मेथड होता है रिलेशन को दिखाने का एरो डायग्राम। एरो डायग्राम ये क्या होता है, इसमें एक तरफ तो लिख लेते हैं हम पहला सेट A, एक तरफ तो लिख लेते हैं हम पहला सेट A और दूसरा सेट B, और A से B पर ये रिलेशन मैप हो रहा है, A से B पर ये रिलेशन R मैप हो रहा है। A के अंदर के एलिमेंट है A, B और C, आपको पता है, और B सेट के अंदर के जो एलिमेंट हैं वो था अलीशा, ठीक है, दूसरा था बेबी, तीसरा था चंदन और चौथा था बच्चों बबलू। बोलो ठीक बात। तो इसको दिखाने का तरीका है, अब हमें क्या देखना है, ऐसा नेम देखना है जिसका पहला एलिमेंट A हो। तो A का रिलेशन अलीशा से, फिर B का रिलेशन बेबी से, और B का रिलेशन बबलू से भी है क्योंकि इसका भी पहला एलिमेंट B ही है, और C का रिलेशन है बच्चों चंदन से, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप एरो डायग्राम बना लेते हो, और ये रिलेशन को दिखाने का सबसे आसान मेथड है, इजीएस्ट, इजी, सबसे आसान मेथड यही है, ठीक है। तो 3 मेथड से आप रिलेशन को दिखा सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ रिलेशन के एग्जांपल लूंगा, उनको बना के दिखाऊंगा आपको, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर रिलेशन के टाइप्स पे चलेंगे कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, ठीक। एग्जाम्पल करेंगे तो हमें समझ में। अच्छा एक बात और, इसमें 2-3 चीज़ें और आती हैं। जैसे यहाँ पर अलीशा था, बेबी था, चंदन था, बबलू था, एक और नाम होता, जैसे यहाँ पे होता सुमन, ऐसे ही ले रहा हूँ बस, सुमन। तो क्या इसका किसी से कनेक्शन होता? नहीं, इधर तो एस है नहीं, एस का ही तो सुमन से कनेक्शन होता, तो इधर किसी से कनेक्शन इसका ना होता। अच्छा तो ध्यान ये रखना है आपको, ये जो पहला सेट है, पहला सेट, इसको बच्चों डोमेन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डोमेन
के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। डोमेन बोलते हैं इसको, पहला जो सेट है इसके अंदर डोमेन बोलते हैं। ये जो दूसरा सेट है इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, आप ये कह सकते हो जहां से रिलेशन चला, ए से बी पे गया, रिलेशन ए से बी पे गया, तो जहां से चला वो डोमेन और जहां पहुंचा वो कोडोमेन। अब कोडोमेन के ऊपर, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, उनमें से जिन पे एरो लगा है उनको कहा जाता है रेंज। कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनमें से जितनों के ऊपर एरो लगा है उसको कहते हैं रेंज। तो अलीशा पे एरो लगा है, बेबी पे एरो लगा है, चंदन पे एरो लगा है, बबलू पे एरो लगा है, तो ये हो गए इसके रेंज पॉइंट। तो अगर मैं यहां से इसका डोमेन लिखूं, डोमेन, तो डोमेन एक सेट है, डोमेन एक सेट है जहां से रिलेशन चलना शुरू करता है। तो डोमेन के अंदर ए, बी और सी आ गए, ये डोमेन के एलिमेंट आ गए। अगर मैं पूछूं आपसे कोडोमेन कितना है, तो कोडोमेन के एलिमेंट आ जाते हैं बच्चों अलीशा, उसमें सारे एलिमेंट आएंगे कोडोमेन के अंदर, बेबी, चंदन, बबलू और सुमन, ये सारे। और अगर बात करूंगा मैं रेंज की, तो रेंज के लिए आपको ये ध्यान रखना है, कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट ऐसे हैं जिन पे एरो लगा है वो आते हैं रेंज के अंदर। अलीशा देखो लगा है इस पे, फिर बेबी, फिर चंदन, फिर बबलू और फिर बस बबलू तक। सुमन पे तो एरो लगा ही नहीं है। तो ये बच्चों तीन चीजें आपसे ज्यादातर पूछ ली जाती है, उसके डोमेन के बारे में, किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या है, उसके कोडोमेन के बारे में और रेंज के बारे में। ये तीन चीजें कॉमनली आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना कि डोमेन का जो एलिमेंट होता है वो जिस पे जाके एरो लगा रहा है उसको कहते हैं उसकी इमेज। तो देखो जैसे ए है और इसका रिलेशन अलीशा से है, तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ए की इमेज अलीशा है, तो अलीशा को बोलेंगे इमेज। अलीशा को क्या बोलोगे, इमेज। और इस इमेज का प्री इमेज बोलोगे ए को, ए को बोलोगे प्री इमेज, ए को बोलोगे प्री इमेज। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर बाद वाला जो एलिमेंट होता है उसको इमेज बोलते हैं और पहले वाला जो एलिमेंट होता है बच्चों उसको प्री इमेज बोलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। एनसीईआरटी को बिल्कुल निचोड़ लेंगे, एक एक चीज कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा में जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं वो भी हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं करेंगे, पर एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं बचेगी। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन, उसकी सारी चीजें हम करते हुए चलेंगे। ठीक, अब जरा एरो डायग्राम, अब ये आपको समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को दिखाने के क्या तरीके होते हैं। पहला तरीका आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं, दूसरा तरीका आप उसको रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं, तीसरा तरीका आप उसको एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं। इनमें सबसे आसान तरीका ये एरो डायग्राम वाला होता है। ठीक है, अभी ये जितना कुछ अभी तक बताया है ये सब आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन अब जब हम टाइप पे पहुंचेंगे रिलेशन के तो वो सारी चीजें जो 12th में है, क्योंकि इसमें आधा रिलेशन दे रखा है आपको 11th में और आधा फिर जाके दे रखा है 12th में। तो 12th की अभी चीजें आप ये समझो कि शुरू नहीं हुई, अभी कुछ चीजें और बताने के बाद फिर 12th की चीजें शुरू होंगी। हो सकता है कि वो नेक्स्ट लेक्चर तक पहुंच जाए बात। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वो देखो रिलेशन आपको कुछ ऐसे दे देगा कि आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। अब आप सोचोगे कि सर रिलेशन तो ए से बी पर होता है या बी से ए पर होता है, मतलब एक सेट से दूसरे सेट पर होता है, एक अकेले सेट पे रिलेशन कैसे होता है? देखो बेटा, इस लाइन का मतलब होता है कि आर एक रिलेशन ए सेट पर है, तो ए अकेला सेट, मतलब इसका मतलब है कि आर जो रिलेशन है वो ए सेट से ए सेट पर है, ये याद रखना।
अगर इसको ए सेट से बी पर देना होता तो वो लिखता आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, ऐसा लिखता। जब उसे ये दिखाना है कि ए से ए पर है तो बस वो इतना लिख देता है आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 5 और 6, ये कोई सेट है और इस पे रिलेशन दिया हुआ है डिफाइन ए रिलेशन, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए पर रिलेशन दे रखा है और क्या दे रखा है बाई आर इज इक्वल टू, वो रिलेशन दे रखा है एक्स का वाई के साथ रिलेशन है सच दैट, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर लिखा तो एक्स का वाई के साथ रिलेशन है और कॉलन का मतलब होता है सच दैट। सच दैट का मतलब वो रिलेशन क्या है अब हम ये बताएंगे। वो रिलेशन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई की वैल्यू x प्लस वन के इक्वल है और आपको पता है x और y दोनों ही a सेट के, x और y दोनों ही a सेट के एलिमेंट हैं। आपको पता है जब a से a पर हुआ, भाई आपको ये तो पता ही है ना कि जब a से b पर होता तो पहले सेट का एलिमेंट x मानते थे हम जनरल एलिमेंट और दूसरे सेट का एलिमेंट y मानते थे। जब a से a पर है तो दोनों एलिमेंट a के ही होंगे। अब तो चलो, अब आपसे यहाँ क्या क्या पूछा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपसे पूछा है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, इस रिलेशन को एरो डायग्राम में बताइए या दिखाइए। दूसरा पॉइंट है इसमें राइट डोमेन रेंज और कोडोमेन, तो राइट डोमेन रेंज एंड कोडोमेन फॉर आर, आर का डोमेन रेंज ऑफ आर लिख लो, ऑफ आर, आर के डोमेन रेंज और कोडोमेन आपको बताने हैं। देखो बिल्कुल आसान, लिखना शुरू करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, एरो डायग्राम में बनाना है ना, तो इधर एक सेट बना लो, इधर भी एक सेट बना लो। ए से ए पे रिलेशन है तो ये भी ए सेट, ये भी ए सेट। ए के अंदर 1 2 3 4 5 6, इधर भी ए के अंदर 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपके पास। अब देखो x जो एलिमेंट है वो a का है, मतलब इस पहले वाले सेट का एलिमेंट x ले सकते हैं हम, जनरल एलिमेंट लेते हैं ना। x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो मतलब x जो है वो इधर है और x का रिलेशन y से है, a से a पर, तो y दूसरे वाले a का एलिमेंट है। तो इस x की वैल्यू 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकती है और y की वैल्यू 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकती है और x का y के साथ रिलेशन है और वो रिलेशन ये दे रखा, ये रहा रिलेशन। वो रिलेशन ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा एक बात सोचो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर y की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, 1 + 1 y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 1 का रिलेशन 2 से हो गया। देख लो 1 का रिलेशन 2 से ही बैठ रहा कि नहीं। सोचो y रिलेशन दिया क्या है, रिलेशन दिया है y बराबर x + 1। अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, x की जगह 1 पुट कर दूँ, पुट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। रखो इसमें 1 + 1 तो 2, तो 1 का रिलेशन 2 से है। x का रिलेशन y से है ना, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो 1 का रिलेशन 2 से। ऐसे ही मैं x की जगह अगर 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 2 का रिलेशन 3 से। फिर x की जगह 3 पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 3 का रिलेशन 4 से। ऐसे ही x की जगह अगर मैं 4 पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो 4 का रिलेशन 5 से। x की जगह 5 पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 5 का रिलेशन 6। ये बच्चों रिलेशन हो गया। अब आप कहोगे सर 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7, जो कि इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी इमेज मिलेगी ही नहीं हमें। कोई जरूरी थोड़ा ही ना सबकी इमेज मिल जाए, ये सबका रिलेशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। जिसका जिससे रिलेशन बैठ रहा है उसे ही बनाएंगे, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है।
बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो ये रिलेशन बन गया आपका। अब ये रिलेशन का एरो डायग्राम हो गया, पूछा तो एरो डायग्राम ही था, तो हमने बता दिया। अब अगर बात करें इसके डोमेन की, तो डोमेन में देखो ये सारे एलिमेंट डोमेन के होते हैं, लेकिन इनमें से जो जिन पे एरो लगे हुए हैं वो डोमेन में भी वही लेने होते हैं जिन पे एरो लगे हुए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब डोमेन के अंदर हो। डोमेन इसका क्या बन गया? डोमेन बन चुका है 1 2 3 4 5 6। 6 में से 1 2 3 4 5 6 में से 6 को छोड़ दो, क्योंकि इस पे तो एरो नहीं है ना। डोमेन वो पॉइंट होते हैं जिनकी इमेज बन रही है। तो 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, 6 की नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो डोमेन होता है पहले वाला सेट, उसके अंदर जितने एलिमेंट जिनकी इमेज है वो लेने होते हैं हमें। अब लिखें सर अगर इसका कोडोमेन, तो कोडोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं, जहां पे इमेज बन रही है उसके सारे एलिमेंट, तो 1 भी आएगा, 2 भी, 3 4 5 और 6 सब आएंगे। और रेंज में आपको वही एलिमेंट लेने होते हैं, बाद वाले सेट के वही एलिमेंट लेने होते हैं, मतलब इस सेट में से वो एलिमेंट जिन पे एरो लगे हुए हैं। तो ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से आप अपने आंसर को बता सकते हो। दोनों का आंसर दे दिया मैंने आपको एरो डायग्राम भी बना के दिखा दिया और उसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी लिख के बता दिया। तो ये रिलेशन का एग्जाम्पल आपके सामने हो गया। ठीक, इसको जरा हटा दूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, एक फिगर दूंगा मैं आपको, ठीक है, रिलेशन बना हुआ है उसमें, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। आपको फिगर देख के रिलेशन पहचानना है। तो 9 4 25 और इधर लिखा हुआ है 5 3 2 1 -2 -3 -5, ये दे रखा है आपको। अब 9 का रिलेशन 3 से दिया है और 9 का रिलेशन -3 से दिया है। ऐसे 4 का रिलेशन 2 से दिया है और 4 का रिलेशन -2 से भी दिया है। ऐसे 25 का रिलेशन -5 से दिया है और 5, इस तरीके से रिलेशन आपको दे रखा है। अब आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है ना। मतलब आपको राइट द, कौन सी फॉर्म लिखी हुई है ये फिलहाल, तो सर ये तो एरो डायग्राम की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। राइट द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा ये है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगी और इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है डोमेन, रेंज और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, ये चीजें बतानी है हमको, तो बता देंगे सर, बिल्कुल आसान है। एक बात सोचो, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मान लीजिए ये रिलेशन जो है वो ए से बी पे है या पी से क्यू पे है, इस सेट को ए कह दूं, इस सेट को ए कह दूं और इस सेट को बी कह दूं, ये सेट बी, और ये रिलेशन ए से बी पर है, ये आर रिलेशन है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो आर जो रिलेशन है वो 9 का, रोस्टर में तो सारे एलिमेंट लिखने पड़ते हैं, तो 9 का रिलेशन 3 से, 9 का 3 से, ठीक है, और फिर 9 का रिलेशन -3 से भी है, फिर 4 का रिलेशन 2 से और 4 का रिलेशन -2 से, और कौन कौन आ गया, 25 का रिलेशन 5 से और 25 का रिलेशन -5 से। ये सारे रिलेशन के एलिमेंट हो गए, ठीक है। रिलेशन के सारे एलिमेंट लिख देते हैं तो उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसका आंसर हो गया हमारा, रोस्टर फॉर्म हो गई। डोमेन, डोमेन क्या, पहले सेट के सारे एलिमेंट जिन पे एरो लगा है। तो पहले सेट, ए सेट में आने वाले सारे एलिमेंट, देखो 9 पे भी एरो लगा है,
4 पे भी एरो लगा है, 25 पे भी लगा, 4 25, ये बन गया आपका डोमेन। रेंज दूसरा सेट के या बी सेट के वे एलिमेंट जिन पे एरो लगा है, तो 5 है सर, 3 है, 2 है, -2 है, -3 है, -5 है, ये सारे आ गए। तो इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया। बचा सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म लिखो सर। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, इसका जनरल एलिमेंट मान लेते हैं x, पहले सेट का एलिमेंट x, और दूसरे सेट का एलिमेंट जनरल एलिमेंट मान लेते हैं y। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 9 4 25 में से कुछ भी, और y की वैल्यू 5 3 2 1 -2 -3 -5 में से कुछ भी। अब x का y के साथ रिलेशन है, तो बना दो x का y के साथ ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट वो रिलेशन क्या है। अब सोच के बताओ जरा मुझे कि वो रिलेशन क्या है। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि y का स्क्वायर करूं तो x मिलेगा, देख लो, -3 का स्क्वायर करूं तो 9 मिलेगा, या 3 का स्क्वायर करूं तो 9 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करूं तो 25 मिलेगा, -5 का स्क्वायर करूं तो 25 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूं तो 4 मिलेगा, -2 का भी स्क्वायर करूं तो 4। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं x इज द स्क्वायर ऑफ y। x y का स्क्वायर है, जहां x जो है वो a का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a का मतलब x a का एलिमेंट है, एंड y जो है वो b का एलिमेंट है। ये बच्चों तरीका मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको कि x स्क्वायर ऑफ y, x यानी कि 25 जो है 5 का स्क्वायर है या -5 का स्क्वायर है, तो x इज द स्क्वायर ऑफ y। बोलो समझ में आई बात क्या नहीं। तो ये तरीका है बच्चों आपका रिलेशन को लिखने का, ये सेट बिल्डर मेथड, ये रोस्टर मेथड, और ये हो गया आपका एरो डायग्राम। ठीक है, विजुअल मेथड भी बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। अब इसमें बात आती है, ये सब कुछ हमने 11th का इतना सिलेबस हमने पढ़ लिया। अब इसमें एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और होता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे भी पड़ सकती है 12th में भी। यहाँ तक ये सारी चीज़ अभी 11th की चल रही हैं, और वो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं एक सेट से दूसरे सेट पर। तो वो भी लिख लीजिए, इसको हटा दूं पहले फिर लिखवाता हूं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इसका एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए एक सेट A है और दूसरा सेट B है, और A से B पे कितने रिलेशन पॉसिबल है। मान लीजिए एक रिलेशन है R, तो इस तरीके के कितने रिलेशन पॉसिबल है। A के अंदर एलिमेंट हैं M एलिमेंट्स, और B के अंदर N एलिमेंट्स। ठीक है, A के अंदर हैं M एलिमेंट्स और B के अंदर हैं N एलिमेंट्स। तो A से B पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस सेट A टू सेट B, या A टू B लिख लो बस, क्या इतना ज़्यादा, A टू B। A से B पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू n। क्या होता है नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा कि रिलेशन का मतलब क्या है, कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, कैसे हम ये फॉर्मूला कैसे आया। वैसे तो देखो ये सब कुछ मैं 11th में डिस्कस कराता हूँ, यहाँ पे मैं मतलब हम इतनी बात नहीं करेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ 11th में हम इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया। तो ये बच्चों रिलेशन का हो गया सब कुछ, और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर सकते हो चाहो तो। मान लीजिए A सेट के अंदर 1 और 2 एलिमेंट हैं, और B सेट के अंदर 3 और 4 एलिमेंट है। आपसे पूछ ले फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस A टू B, A से B पर नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, तो उसका तरीका है 2 की पावर mn, फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर m है पहले सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, और दूसरे सेट के एलिमेंट कितने हैं, तो वो भी 2 हैं। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 की पावर 4 मतलब 16 रिलेशन
यहाँ पे पॉसिबल है, 16 रिलेशंस पॉसिबल है। कैसे हैं, कौन कौन से वो रिलेशन हो सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं हम 11th में। ठीक है, यहाँ पे बस इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो चलिए बच्चों, रिलेशन फंक्शन यहाँ पे जो हमारा लेक्चर 1 है इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और इस लेक्चर में हमने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, और उसके बाद रिलेशन क्या है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने के बाद आई थिंक सो कि आपको बात बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस को स्टार्ट करेंगे।